सभी को नमस्कार। मैं आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसे जैसे परीक्षाएं पास आती हैं वैसे वैसे परीक्षार्थियों को लगता है कि काश एक सप्ताह और मिल गया होता, काश एक दिन और मिल गया होता, काश एक घंटा और मिल गया होता तो मेरा यह प्रश्न गलत नहीं होता। गुजरते हुए समय को आप रोक तो नहीं सकते, परंतु उसका दोहरा उपयोग कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में आप कई कार्य करते हैं और यदि कोई कंटेंट ऑडियो फॉर्म में आपके पास हो तो आप कोई भी कार्य करते हुए उसे सुन सकते हैं, जैसे खाना बनाते हुए अथवा खाना खाते हुए, या फिर कपड़े प्रेस करते हुए, यात्रा करते हुए, या अपनी दिनचर्या का कोई भी कार्य करते समय आप उसे सुन सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसे मैंने नाम दिया है ऑडियो बुक एवरीवेयर ऑल द टाइम। यह सीरीज आपको कोई विषय वस्तु समझाने या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नहीं है, वरन जो विषय वस्तु आपने पढ़ रखी है उसके रिवीजन के लिए है। इसलिए मैं इसकी फास्ट रीडिंग करते हुए रिकॉर्ड करूँगी, जिससे कम समय में अधिक से अधिक विषय वस्तु कवर की जा सके। इस क्रम में मैंने सबसे पहले घटना चक्र 2023 सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की इतिहास की पुस्तक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत पहला अध्याय है पाषाण काल, जिसके प्रश्नों में चलते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक और बी ऑप्शन है पुरातत्वविद, तो इसमें दोनों विकल्प सही हैं। इसकी व्याख्या है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। मैं केवल सही विकल्प पढ़ूंगी जिससे समय की बर्बादी ना हो। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसमें डी ऑप्शन मध्य पाषाण काल में। इसकी व्याख्या है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। इसकी व्याख्या उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या में इसकी व्याख्या सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें दो विकल्प सही हैं, सी और डी। पहला है सी है महदहा से और डी है सराय नाहर राय से। तो इसमें दोनों विकल्प सही हैं, महदहा और सराय नाहर राय हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या है, मध्य पाषाणकालीन महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए और बी दोनों, ए है सराय नाहर राय से और बी है महदहा से, दोनों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें पश्चिम से पूर्व का क्रम बनेगा आपका। इसमें विकल्प है पैसरा,
मतलब 4 स्थान है, पहला पैसरा, दूसरा लेखैया और तीसरा है वीरभानपुर और चौथा है महदहा। इसको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर है भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल हैं महदहा, मतलब सबसे पश्चिम में महदहा प्रतापगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद लेखैया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश और पैसरा बिहार और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल। तो इसमें क्रम बना महदहा, लेखैया, पैसरा, वीरभानपुर। महदहा प्रतापगढ़ यूपी, लेखैया मिर्ज़ापुर यूपी, पैसरा बिहार और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। इसकी व्याख्या है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की, अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वो है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर मध्य प्रदेश, हथनौरा जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में है, नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। इसकी व्याख्या है, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाज के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीज के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन लहुरा देव से। इसकी व्याख्या है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वह था। यहाँ से 7000 ईसा, कहाँ से? मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहिवा, जो कि प्रयागराज जिले के बेलन नदी घाटी पर स्थित है, कोल्डिहिवा से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। मतलब सारांश यह कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो अब इसका उत्तर लहुरा देव होगा। यदि लहुरा देव विकल्प में नहीं है, उस स्थिति में मेहरगढ़ होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चूंकि ये प्रश्न पहले का है तो इसमें लहुरा देव उत्तर में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से।
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला कथन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और दूसरा कथन है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में दोनों कथन सही है। पहला है, इस प्रदेश के अर्थात उत्तर प्रदेश के उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न क्या है? जौ और धान है। इसकी व्याख्या है, उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहुआ को लंबे समय से विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में का ही भाग है। उत्तर प्रदेश की अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ और धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहुआ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़। इसकी व्याख्या है, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं और जिसकी प्रामाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर है बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1, 3, 4 सही हैं। केवल सही विकल्पों को पढ़ूंगी मैं। पहला और तीसरा और चौथा सही है। पहला है किसके बारे में? आहड़ सभ्यता के बारे में। इसमें 3 कथन सही हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही बात। दूसरा मतलब आप जो सही कथन है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही। और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, यह भी सही। तो यह 3 कथन आहड़ सभ्यता के बारे में सही थे। इसकी व्याख्या है, आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम तांबवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वही स्थान है मेहरगढ़। इसकी व्याख्या है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उत्खनन डेक्कन कॉलेज
पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसकी व्याख्या है, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर इत्यादि। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। इसकी व्याख्या है, कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। इसकी व्याख्या है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उभारा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? VS वाकड़कर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में VS वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है। अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प C, मतलब डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, जिनका कि वास्तव में नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर है। अगला प्रश्न है, गैरिक मृद्भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। इसकी व्याख्या है, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृद्भांड के नमूने के कारण गैरिक मृद्भांड अर्थात OCP कहा गया। इस मृद्भांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई BB लाल के निर्देशन में हुई थी। अगला प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका उत्तर है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी व्याख्या है, महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, तो के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो यह है बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास अर्थात गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। निम्नलिखित पर विचार का युग्मों पर विचार करना है। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। तो इसमें कौन कौन सा सही है? इसमें 2 और 3 सही है, और जो सही है उसको पढ़ते हैं। चंद्रकेतुगढ़, ये इसको क्यों ख्याति मिली है? टेराकोटा कला के कारण।
चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और गणेश्वर, इसको ख्याति मिली है ताम्र कलाकृतियों के कारण। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। इसकी व्याख्या है बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया। इसकी व्याख्या है डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अभिकथन है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, मीन्स माइग्रेट किया। इसका कारण क्या है? कथन है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन अर्थात माइग्रेट किया। इसका कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या है जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ओके। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति। इसकी व्याख्या है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी व्याख्या है अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका उत्तर है भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। अगला प्रश्न है और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। अब अगला चैप्टर अगले पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं, इसको यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।